अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं इस नई क्लास में, दूसरी क्लास में कि आपके सामने एक रिपोर्ट ओपन है, सेल रेवेन्यू 2011 मंथ रेवेन्यू एंड एक्यूमुलेटिव। कि सम टाइम ये होता है कि आपको एक्यूमुलेटिव अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो ये वेरी सिंपल सी एक टेक्निक है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो एक्यूमुलेटिव अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आपने इज इक्वल टू प्लस करके इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इज इक्वल टू प्लस करके दूसरे कॉलम से अगर अमाउंट आपने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि उस कॉलम पे लिंक लग गया। अगर ये जीरो होगी तो वो भी अमाउंट जीरो हो जाएगी, यानी कि लिंक लग गया इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्लस करें, इसमें प्लस ये अमाउंट जमा कर दें। अब इसको क्या करें, नीचे ड्रैग डाउन कर दें। तो इस शीट में कोई इशू है, लेट मी कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ठीक है, अब इस शीट में कोई अमाउंट, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, शीट में कोई इशू है। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। F2 प्लस करके एंटर करेंगे तो ये अमाउंट चेंज होती जाएगी। ठीक है, शीट पुरानी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। नॉर्मली जब आप एंटर करेंगे शीट के ऊपर तो फौरी तौर पे कॉपी कर लेगा। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसी आती है कि जनवरी के महीने की सेल ये थी 3.4 मिलियन। फरवरी के महीने में एक टोटल एक्यूमुलेटेड कितनी होगी, 3.1 मिलियन फरवरी की और 3.4 जनवरी की। इसी तरह मार्च के महीने में 3 महीनों की, फिर अप्रैल में 4 महीनों की, यानी कि अप्रैल और पिछले जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि एक्यूमुलेट होगी अमाउंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो नॉर्मली यूज़ होती है जब आप डाटा वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, सेम इसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे हम आते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आता है फाइंड परसेंटेज ऑफ मंथली सेल रेवेन्यू अंडर परसेंटेज ऑफ टोटल हेड। ठीक है, तो अब टोटल के यानी कि टोटल रेवेन्यू के कितनी परसेंट है ये सेल, तो हम क्या करेंगे, ये 3.4 मिलियन रेवेन्यू पर मंथ है, टोटल रेवेन्यू कितनी है 24 मिलियन। हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो अब क्या है, नीचे वाला जो टोटल है इसको फिक्स करेंगे और इसको नीचे कॉपी कर देंगे। उसी तरह एंटर करके मैंने उस चीज़ में कोई मसला है तो ये सारी परसेंटेज चेंज होगी। ठीक है, यानी कि टोटल एक्यूमुलेटेड का परसेंटेज हमने कैसे निकाली कि टोटल जो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट को हमने डिवाइड किया, जो पर मंथ अमाउंट उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड किया तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 में क्या है कि क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सेल अमाउंट फॉर ईच वीक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो सेल प्राइस ये है और वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 टोटल अमाउंट ये है और सेल प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी है, यानी कि सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब इस पे आप देखें तो आपके सामने ये फार्मूला लगा हुआ है सम प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इस शीट में क्या है कि सेल प्राइस डिफरेंट स्टोर की दी हुई है, स्टोर 1 से लेके 10 तक स्टोर है और उनकी वीकली सेल ये वाली है। तो हमने क्या करना है, टोटल सेल फाइंड करनी है। टोटल सेल का फार्मूला एक तो ये है कि आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 102, यानी कि वीक की सेल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस से। ठीक है, तो ये आपके सामने नीचे अगर आप देखें तो इसको टोटल करते हैं तो सबको आप टोटल करेंगे, यानी कि उसको रेलिवेंट मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सम करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1953। एक तो तरीका ये है कि आप इसको मैनुअल करें, यानी कि एक को मल्टीप्लाई करें। एक इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है, सम प्रोडक्ट के नाम पे। सम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमारी प्राइस है। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वीकली सेल के साथ। ठीक है, तो ये देखें वही अमाउंट आई जो अभी मैंने मैनुअल की थी। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने कॉपी करना है। तो कॉपी में क्या है कि सेल प्राइस तो फिक्स है, लेकिन जो वीक चेंज हो रहे हैं तो इसको मैंने कॉपी किया। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो ये देखें सेल प्राइस फिक्स है लेकिन वीक 4 आ गई रेंज नहीं। इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो सेल प्राइस फिक्स है और वीक नहीं सेल आ गई। ठीक है, समझ गए बात को, यानी कि सम प्रोडक्ट में हमने इस तरह इसको सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने ये न्यू उसने जो प्राइस थी वो आपको दे दी। कि एक मैनुअल तरीका है, एक हमने सम प्रोडक्ट के साथ इसको किया। तो ये सम प्रोडक्ट का फार्मूला नॉर्मली यूज़ होता है। ये असल में टाइम सेविंग टेक्निक, जब डाटा बहुत ज़्यादा हो और आपने एक रिजल्ट लेना हो तो पहले आप एक कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करें, फिर जमा करें, फिर उसको सबको जमा करें। तो इसलिए हमने क्या है, सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लिया। अब अगली शीट पे आए, एक्सरसाइज 4 पे। तो वहाँ पे फार्मूला यूज़ होता है इफ़ का फार्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेम वही फार्मूला है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वर्कर, यूनिट प्रोड्यूस और एफिशिएंसी लेवल।
यहाँ पे क्या होगा, इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। क्या इसके कैलकुलेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफिकेशन द एफिशिएंसी लेवल शोन बाय ईच वर्कर। अगर 1 से लेकर 100 तक किसी यूनिट ने वर्कर ने यूनिट सेल किए हैं तो उसकी एफिशिएंसी लेवल पुअर है। 101 से 200 तक किसी ने सेल की है तो नॉर्मल है। 201 से 250 तक किसी ने सेल की है गुड है। अबव 250 है तो वो एफिशिएंट है। तो अब क्या करेंगे, ये मिस्टर ए है उसने 175 सेल किए हैं, मिस्टर बी 88 है, 215 है इसके, और जी के 285 है। तो अब अगर आपके पास डाटा थोड़ा है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा हो, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ हो, बहुत ज़्यादा डाटा हो, तो फिर हम इसको मैनुअल कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है और गलती के चांस भी होते हैं। तो इसलिए हम इसको फार्मूले के थ्रू देखते हैं कि जब हमने इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस हो तो हमने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ होना है। याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ 100 से 1 से लेकर 100 तो ये हो, अगर 101 से 200 है तो फिर ये हो, यानी कि इफ़ हो रहा है, यानी कि अगर ये हो तो ये होगा। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ का फार्मूला इज इक्वल टू इफ़ कौन सा यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि C8 ग्रेटर देन है, लेस देन है 100, ठीक है। तो क्या होगा, लेस देन 100 तो क्या हो जाएगा, पुअर, ठीक है। अगर एक क्राइटेरिया होगा, दूसरा अगर C2 ग्रेटर देन 100 लेस देन, ठीक है, इफ C2 लेस देन 200 तो क्या होगा, नॉर्मल। जब भी आपने फार्मूले के अंदर टेक्स्ट को लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमे के साथ लिखना है। जैसे मैंने नॉर्मल के पहले भी 2 कॉमे लगाए हैं और नॉर्मल के बाद भी, टेक्स्ट को हमेशा 2 कॉमों के साथ लिखना है। इस तरह C2 लेस देन 250 तो क्या होगा, गुड। इसी तरह इफ C2 ग्रेटर देन 250 तो क्या होगा, एफिशिएंट, ठीक है। सब कुछ करने के बाद अगर ये होगा तो सब कुछ कर ले, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो एंड पे रिजल्ट उसको देना कि अगर ये फार्मूला मीट ना हो, इसके अलावा कोई चीज़ हो तो फिर इसको 0 कर दो, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद पहले आप अपने एंड पे ये लाजमी लिखना है कि भाई अगर सब कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब ये देखें इसने क्या किया कि 175 यूनिट है, 100 से ज़्यादा है बस 200 से कम है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल, ये दूसरा क्राइटेरिया आ गया। उसके बाद इसको अगर हम कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको देखते हैं नॉर्मल एफिशिएंट पुअर को, तो क्या है 92, तो 92 में क्या है, पुअर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि फार्मूले के साथ हमने ये सीखा कि जब डाटा ज़्यादा हो तो इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपने एक कुछ तो मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगा, दूसरा ये एग्जांपल शेयर करूंगा, दूसरा आपने घर बैठ के डिफरेंट सिनेरियो अपने पास ज्यूम करने हैं। ज्यूम करने के बाद इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से फार्मूला आएगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज 5। अब एक्सरसाइज 5 में भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। मतलब कि पहले तो हमने ये किया ना एक्सरसाइज 2 में कि उसका एफिशिएंसी लेवल देखा, सिर्फ हमने नॉन फाइनेंशियल चीज़ देखी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर वो अचीव करता है तो उसको कितने पैसे मिलने हैं, उसकी वेजेस कितनी है, ठीक है। यानी कि ये यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 5 है ये आपने खुद करनी है। अगर नहीं होगी तो कल मैं आपको क्लास से पहले रिपीट करके दूंगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उसको खुद करनी है, क्योंकि खुद करेंगे तो ये आपकी चीज़ें इसमें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब मैं आपको क्लास के एंड पे इसकी कुछ क्वेश्चन और कुछ एक्सेल का डाटा शेयर करता हूँ, उसको करें, क्योंकि ये जो इफ़ का फार्मूला है ये प्रैक्टिस से आता है और डेली बेस पे हम एडवांस एक फार्मूला सीखते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं 2 फार्मूले आपको सिखाऊंगा, इससे अगला फार्मूला इफ़ एंड का, तो ये दोनों चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करें डेली बेस पे, इसका जो डाटा शेयर करूँगा और मैक्सिमम चीज़ें अपने अंदर इसमें कॉप करें, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो ये है कि किस सिचुएशन में क्या फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो सिचुएशन जो है वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली केयरफुली तो फार्मूला अप्लाई ईजिली हो सकता है, ठीक है। कल की क्लास में हम इफ़ एंड और प्लस एक और फार्मूला सीखेंगे, यानी कि डेली बेसिस पे हम 1 या 2 फार्मूले सीखेंगे, क्योंकि फार्मूले इंटरलिंक हैं। एक फार्मूला अगर आपको आएगा तो दूसरा एडवांस है, यानी कि इफ़ पहले इफ़ है, फिर इफ़ के बाद इफ़ एंड है, ठीक है। तो इफ़ पहले क्लियर होगा तो इफ़ एंड क्लियर होगा। इसलिए आज हम एक फार्मूला और दूसरी 3-4 एक्सरसाइज जो हमने स्मॉल टेक्निक्स देखी, यानी कि डेली बेस पे 1-2 टेक्निक्स देखेंगे डाटा एनालिसिस की, प्लस 1-2 फार्मूला देखेंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी।
तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। कल की क्लास में हम इफ एंड सीखेंगे। थैंक यू।